नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। कोरोना वायरस ने साल 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को धाराशाही कर दिया और ये कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ गिरावट देखने को मिली। इस दौरान कोरोना लोगों की कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई या फिर कमाई कम हो गई। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड लगभग 8% की गिरावट आई, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था में 3.3% की गिरावट देखी गई। लेकिन फ़िलहाल चिंता का विषय यह है कि 2021 में कोरोना ने फिर से अटैक कर दिया है और इसके फैलने की रफ्तार पहले से ज़्यादा तीव्र है। फ़िलहाल भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से डेली नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल यह उभर कर सामने आता है कि क्या कोरोना के दोहरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हैं हम? क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए तैयार है या फिर कोरोना से बचने के लिए संभावित लॉकडाउन या दूसरी पाबंदियों को झेलने के लिए भारतीय बाज़ार तैयार है? इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं जो ख़ास तौर से मेडिकल जो सिनारियो है उस पर अपनी विचार रखेंगे, डॉक्टर मंजर नसीम साहब। डॉक्टर मंजर नसीम यूरोलॉजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर मंजर हॉस्पिटल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू बुलाने के लिए डिबेट में। और आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं सुधीर कुमार अग्रवाल जी। सुधीर अग्रवाल जी मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद इस डिबेट में बुलाने के लिए। और आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी के निवर्तमान अध्यक्ष और ज़िले के जाने माने बिजनेसमैन डॉक्टर विवेक गौरव। डॉक्टर विवेक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और एसटीवी न्यूज़ को बहुत शुभकामनाएं ऐसे अच्छे आयोजन करने के लिए। इसके अलावा आज के हमारे इस पैनल में, डिबेट के पैनल में सुधांशु रंजन जी हैं। सुधांशु रंजन जी पेट्रोलियम एसोसिएशन के सचिव हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार कि आपने इस कार्यक्रम को रखा और इसके माध्यम से हम लोग अपनी बात कह सकेंगे ताकि सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो इससे। आज के हमारे पैनल में आखिरी जो पांचवें मेहमान हैं वो हैं संजय जी। संजय कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं मोतिहारी शहर में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अंसारुल जी, मैं पहली बार एसटीवी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, इसके लिए धन्यवाद। तो आज के इस मौजूदा डिबेट में हम जो है तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि आज के हमारे इस पैनल में पूर्वी चंपारण ज़िला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक भी जुड़ रहे हैं इस वक्त समाहरणालय से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। थैंक यू, धन्यवाद अंसारुल जी। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये जान लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं मौजूदा सिचुएशन जो कोरोना का जो दोहरा अटैक हुआ है उसको देखते हुए, क्या कुछ तैयारियां हैं ज़िला प्रशासन की या सरकार की? जो सडन अपसर्ज हुआ है कोरोना केसेस में, उसमें जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनका जो मेन फोकस है वो हमारा ट्रीटमेंट है, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है। इसके साथ साथ नया आयाम जो है काउंसलिंग भी हमको करना है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में आप देख रहे होंगे कि पैनिक की स्थिति जो है बरकरार हो रही है। तो मोतिहारी ज़िले की जहाँ तक हम बात करेंगे, टेस्टिंग का आंकड़ा आप अगर देखेंगे तो बिहार में पूरे सेकंड नंबर पे हम आते हैं। 11 लाख प्लस टेस्टिंग हुआ है, 11,10,000 हमारा। और ये इसमें भी RT-PCR पे हम फोकस दे रहे हैं। अगर आप अप्रैल 2020 की बात करेंगे तो हम 396 टेस्ट किए थे, मई 2020 में 1200 किए थे एक महीने में, और मार्च 2021 में हम बात करते तो 23,711, 1600 RT-PCR टेस्ट पर डे के हिसाब से हम जा रहे हैं। और अभी जो है क्योंकि सडन अपसर्ज जो हुआ है तो एंटीजन टेस्ट का भी जो है अब टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अब जहाँ तक ट्रैकिंग की बात है, महाराष्ट्र से जो स्पेशल ट्रेन्स आ रही है या गुजरात से वगैरह, तो उसका ट्रैकिंग भी हमारे पास हो रहा है। तो वहाँ से ही जो है अनुरोध भी किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। और क्योंकि राज्य सरकार का कल निर्देश था, लेकिन आज जो है किसी कारणवश उसको हेल्ड अप किया गया है, परंतु हमारी तैयारी है। तो टेस्टिंग भी जो है हम रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन अब 100% टेस्टिंग जो ऐसे स्टेट जहाँ पे ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ है वहाँ पे हमको करना है।
वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जी, चीज़ है जिसमें बिल्कुल। अभी क्योंकि ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी सेकेंड डोज ले लिया है उनका, जी। तो 1,10,000 के करीब हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन हो गया है। जी, अभी जो टीकाकरण का मुहिम भी जो है अप्रैल में स्टार्ट होगा, फर्स्ट फोर्टनाइट में ही जो हमारा शुरू हो रहा है इसका भी अभियान। जी। और आज ही स्पेशल सेक्रेटरी से हमारी बात हुई थी, तो हम जो है अभी जो टेस्टिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन जो हम अभी कर रहे हैं, जी। वो लगभग 6 तारीख को देखेंगे तो 8,000 का हमारा फिगर है। 5 अप्रैल को 9,000 हमने किया है, जी। क्योंकि जो थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ था ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो वो 7 तारीख को हमारा 4,000 वैक्सीनेशन हुआ था। लेकिन परसों और तरसों हमने बताया कि 15,000 हम करेंगे और जो अभियान चलेगा उसमें भी हम बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के तैयारी हमारी सब कुछ है। कोविड केयर सेंटर 335 बेड्स का हमने तैयार किया है, जो सदर हॉस्पिटल के पीछे जो पैरामेडिकल हमारा कॉलेज है उसमें, और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो अनुमंडल में है, पकड़ी दयाल, अरेराज, उसके बाद ढाका में, चकिया में, तो उसको भी हमने रेडी मोड पे रखा है। एज सच पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। बिहार और पूर्वी चंपारण विशेष तौर पे जो है हम इसकी तैयारी कर लिए है। और जो क्वारंटाइन की अगर बात होगी तो भी आइसोलेशन सेंटर्स जो है हमने जैसे पूर्व में किए थे स्कूल्स वगैरह में, वो भी तैयारी आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया है। थैंक यू सर। मौजूदा समय में जिस तरह से रफ्तार है कोरोना के फैलने की, उस हिसाब से जो मास लेवल है, जो आबादी है, वो सचेत नज़र नहीं आ रही है। सड़कों पे बेतहाशा भीड़ हो रही है और लोग जो है ज़रा सा भी एहतियात बरत नहीं रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं ज़िला प्रशासन की? निश्चित इसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। जो हमारा स्मैश द कोविड अभियान था, सोशल डिस्टेंस, मास्क और हैंड वॉश, तो मास्क का जहाँ तक सवाल है उसमें जो एनफोर्समेंट मेजर्स हम अपना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स आर रिफॉर्मेटिव गवर्नमेंट्स, नॉट द पनिटिव गवर्नमेंट्स। तो हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि लोग व्यवहार परिवर्तन अपने से करें। तो अपील भी हम लोगों ने की थी और इस पर काफ़ी हद तक जो है हमको सहयोग भी मिल रहा है। अब जहाँ तक एनफोर्समेंट का बात है, ₹50 हम फाइन लगाते हैं। रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रस्ताव भी रखा गया है पुलिस मुख्यालय से भी कि उस फाइन को बढ़ाया जाए ताकि डिटरेंट इफेक्ट जो है अच्छा होगा। परंतु इससे बेटर यही रहेगा कि अनावश्यक हम लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि देखिए कोरोना ये कास्ट न्यूट्रल है, क्लास न्यूट्रल है, तो ये कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। बट एक बार होने के बाद जो है स्थिति भयावह होने की संभावना है। लेकिन जो है लोगों को भी जो है जो मास्क है इस संदर्भ में सचेत रहना चाहिए। हम खुद पहनेंगे तभी हम दूसरों को बोल सकते हैं। तो बी द रोल मॉडल फॉर वन सेल्फ, देन हम दूसरे को मैसेज दे सकते हैं। तो यही मेरा अपील भी रहेगा आपके माध्यम से भी कि लोग भी जो है अपने से इसको अपनाएं। जैसे शौचालय में हम लोगों ने किया था कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काफ़ी हद तक जो है व्यवहार परिवर्तन भी हुआ है और शौचालय का निर्माण भी हुआ है। इसी तरह ये मास्क का भी जो है लोग पहनेंगे। थैंक यू सर। एक सवाल लोग बार बार ये कर रहे हैं कि क्या जो है लॉकडाउन एक बार फिर से आएगा, ये अक्सर लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं। तो या कुछ पाबंदियां आएंगी, तो इस संबंध में क्या कुछ फ़िलहाल गाइडलाइन आए हैं? क्या लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है? ये आम लोगों के सवाल हैं। फॉर द टाइम बीइंग जो है लॉकडाउन की संभावना अपने ज़िले में तो मैं नहीं कह रहा हूँ एज ए जिला प्रशासक, जिला पदाधिकारी। परंतु जब स्थिति संख्या प्रादुर्भाव अगर बढ़ जाता है हमारे यहाँ पे कोविड पेशेंट्स का, तो निश्चित में इसमें विचार किया जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग जो है अभी वैसी स्थिति नहीं है। हमारे जो पॉजिटिव केसेस है बिलो 100 है, तो पैनिक करने की भी आवश्यकता नहीं। लॉकडाउन जो वैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने जो कहा कि व्यवहार परिवर्तन अगर करते हैं हम, तो लॉकडाउन की आवश्यकता ही हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको व्यवसाय भी देखना है, व्यापार में वृद्धि भी करनी है, लोगों का आजीवन जो है डिस्टर्ब हमको नहीं करना है। तो हमारा उद्देश्य यही है एक जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पे कि लोगों को पैनिक मोड में नहीं लेना है। तो फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति अपने ज़िले में नहीं है। ये जो व्यवसायी वर्ग हैं यहाँ पे, वो लोग भी जो है इसको लेकर के आशंकित हैं। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप सर, जो पूरे ज़िले में जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं? बिल्कुल आशंकित नहीं रहना है, क्योंकि व्यवसाय को वृद्धि, क्योंकि रेवेन्यू तो हमको इनकम टैक्स पेयर्स वो हमारे है ही, तो उन्हीं से आता है। तो अनलेस एंड अनटिल, और जो विकास के काम भी हम करते हैं तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं उन्हीं का रोल है।
तो ऐसी कोई संभावना अभी यहाँ पे नहीं नज़र में आ रही है। वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन की संभावना भी होती है तो उनको कंसल्ट करके, जैसे पूर्व में भी हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, बलवा चैम्बर हो गया, अन्य व्यावसायिक संगठन, मेडिकल एसोसिएशन और पेट्रोलियम वाले का एसोसिएशन भी है सुधांशु जी का, इन सभी लोगों से कंसल्ट किया था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से ही हम निर्णय लेंगे। कोई भी निर्णय हास्ट या बिना कंसल्टेशन के नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एसटीबी न्यूज़ के इस डिबेट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंसारुल जी और एसटीवी को। जी, तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर यहाँ पे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनमें डॉक्टर मंजर नसीम से हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, जो सिचुएशन है कोरोना की, जो दोहरा अटैक हुआ है, इसे आप फिलहाल किस रूप में देख रहे हैं और इस बार जो अटैक है ये इतनी तीव्र क्यों है? देखिए, ये कोविड-19 जैसा कि नाम है, ये 2019 में एक वायरल इन्फेक्शन आया था। ओरिजिनेट हुआ था प्रोबेबली वो चाइना में, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये एक्चुअली इन्फेक्शन करता क्या है? ये एक सीरियस इन्फेक्शन है जो हम लोग के हार्ट और लंग्स, दो चीज़ों को अफेक्टेड करता है। और जो ये बीमारी करता है उसको हम लोग सार्स बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब पेशेंट सांस लेने में बेहद तकलीफ़ फील करेगा, उसके चेस्ट में कंजेशन होगा और इसमें एक जो इसका पैथोलॉजी है वो होता है कि इसमें क्लॉटिंग बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बनने लगते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से, जिसकी वजह से खून के थक्के नलियों को जाम कर देते हैं। और कई बार या अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का डेथ जो होता है हार्ट अटैक से होगा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म से होता है। और ये एक टिपिकल ये इसका पैटर्न है। और जहाँ तक कि ये जो रिसर्च हुआ है 2021 में, ये कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन है जो जिन पे पिछले जो हम लोगों ने वैक्सीन बना लिए हैं और वो वैक्सीन इसमें इफ़ेक्टिव नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेहद प्रिकॉशन रखना होगा। और प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ताकि ये डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं करे। ये एक ग्लोबल स्ट्रेटजी है, ताकि मैं अभी बताऊंगा बाद में, पहले ये सब लोग बात कर लें कि कैसे इसको कंटेन करना है, कैसे रोकना होगा, क्योंकि अभी इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और वैक्सीन को जहाँ तक हम लोग कहते हैं कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। एक सवाल सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो संभावित लॉकडाउन की बात हो रही है, तो लॉकडाउन इसका निदान है? हाँ अंसारुल साहब, मैं समझता हूँ कि ये निदान नहीं है, क्योंकि अभी आपने जो बात किया कि जो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, वो फिर से वापस इस बार बहुत ज़बरदस्त होगा अगर लॉकडाउन के प्रपोज़ किया जाए तो। मैं समझता हूँ कि बेटर ऑप्शन होगा कंटेन करने के लिए डिजीज़ के बॉर्डर शट डाउन हो। जो बाहर से जितने एंट्री आती है वो लेके आते हैं जनरली नए स्ट्रेन को, तो बॉर्डर शट डाउन हो और उसके अलावा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन हो। बिला वजह इधर उधर जो जाते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग बिना काम के ही घूमते रहते हैं, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हो बाई एयर और ट्रेन और बसों, जो भी ट्रैवल के रूट्स हैं सब पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और जब वैसे केसेस हो तो उसको क्वारंटाइन करें, ये नहीं कि सारे देश को एक बार लॉकडाउन करना। दूसरी पाबंदियों को अपना करके इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। हम सुधीर अग्रवाल जी का भी विचार ले लेते हैं। सुधीर अग्रवाल जी, क्या आप व्यवसायी वर्ग तैयार हैं कोरोना के दोहरे अटैक को झेलने के लिए? देखिए, 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उससे सारे व्यवसायी आर्थिक मंदी में चले गए। अभी उनकी आर्थिक स्थिति संभली भी नहीं कि दोबारा कोरोना का अटैक शुरू हो गया। इससे हम सारे व्यवसायी आशंकित हैं कि आगे क्या होगा। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है, जो लॉकडाउन ना लगा के जो अन्य पाबंदियां हैं उस पर विशेष ध्यान दे। आज मास्क है, सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग।
अगर हम मास्क लगाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमको सुरक्षा मिलेगी। सरकार इस पे विशेष ध्यान दे। हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी अपने ग्राहकों को, अपने स्टाफ्स को हर बार समझाते हैं कि भाई मास्क लगा के आप आइए। नहीं होता है तो व्यवसायी भी अवेल कराते हैं। आपको सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था हम लोग रखते हैं। आशंका तो बहुत ज़्यादा है, एक अंदर भय सा माहौल बन गया, क्योंकि व्यवसायी की पूंजी लगी हुई है। जो सामान लेकर आए हैं यहाँ पे हम लोग बेचने के लिए, कहीं से लाते हैं, अपना बिहार में तो प्रोडक्शन है नहीं, तो जहाँ से भी लाते हैं तो उनको पेमेंट भी करना है। अगर आज कुछ हो गया तो पेमेंट कहाँ से करेंगे? व्यवसायी की साख खराब होती है। इन सब चीज़ों को लेकर व्यवसायी बहुत आशंकित हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे विशेष ध्यान दे। व्यवसायियों के लिए हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया सरकार से कि आप लोग व्यवसायी को कुछ न कुछ सुविधा मुहैया कराएं, लेकिन अभी तक व्यवसायियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं सरकार द्वारा किया गया। लेकिन अभी जैसे जिला पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि जो है कोई भी ऐसा निर्णय लिया जाता है लॉकडाउन का या इस तरह की चीज़ों का, तो बिना आप लोगों के पूर्व में जैसे आप लोगों से मशवरा करके ही लिया जाता है। तो इस बार भी वो इस तरह की बात कह रहे हैं। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम अच्छा करते हैं। बट अगर सामूहिक रूप से जो निर्णय लेना पड़ता है सरकार को भी स्थितियां देखते हुए, तो हम तो उनके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये एक आदमी का सवाल नहीं है, ये पूरे जनमानस का सवाल है। बट पूरे जनमानस का सवाल है और जाहिर सी बात है कि ये जो महामारी है इसको सबको मिलकर लड़ना है। हम विवेक गौरव जी से बात करते हैं। विवेक गौरव जी, क्या तैयार है हमारा समाज कोरोना के दोहरे अटैक को झेलने के लिए जो 2020 में हमने देखा है? क्या 2021 में हम किस तरह से अपने आप को तैयार रख रहे हैं? कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। कोरोना का दूसरा अटैक आया, ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अब उभरना शुरू हुआ था, मंदी से उभरने लगे थे, इवन सरकार का राजस्व भी बढ़ने लगा था, जीएसटी कलेक्शन वगैरह भी बढ़ने लगे थे। हाल फिलहाल के समय में आप रीडिंग करेंगे तो व्यवसाय दुरुस्त हो रहा था। तो इसको कुछ हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से भी लेके चलते हैं अगर इस तरह से कि हम लोग को इसको लड़ना है, क्योंकि हम लोग को सबकी ख्याल भी रखना है, सब सुरक्षित भी रहें देश में और व्यापार भी प्रभावित ना हो। तो इस हिसाब से सरकार से हमारी यही मांग है कि वो लॉकडाउन जैसे गंभीर विषय पे विचार न करते हुए इनको व्यवसाय का जो सिस्टम है वो एज इट इज़ चलता रहे, वो प्रभावित ना हो। और जो दूरियां हैं, जो मतलब जो सोशल डिस्टेंस का जो है चर्चा है, देखिए इस बार के एक विषय में पॉजिटिव ये है कि पिछले साल जब कोरोना जब आया था तो कुछ पता नहीं था कि क्या होना है, कोरोना क्या करेगा, लॉकडाउन किस तरह से होगा, इसलिए बार बार कई तब्दीलियाँ भी होती थी लॉकडाउन के सिस्टम में। जिला पदाधिकारी का कहना बिल्कुल सही है कि उन्होंने हमेशा व्यवसायियों को साथ लेके चला है। यहाँ पे जो भी निर्णय हुए हैं सब में सहमति हम लोगों की रही है, क्योंकि उस समय हम लोग को भी पता नहीं था कि इसका सिस्टम क्या होगा, कैसे लॉकडाउन होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, अभी बंद करते तो क्या प्रभाव होगा, ये सरकार को भी पता नहीं था। एक ये हम लोग एक अनुभव के साथ में जुड़ा है इस वर्ष के में, अगर हम देखें पॉजिटिवली तो साथ में जहाँ पहले कुछ भी ये भी अंत नहीं था कि पता नहीं था कि आखिर क्या होगा, भविष्य क्या जा रहा है, कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जा रहा है, ऐसा डर जो रहता था वो इस बार उस तरह का डर तो नहीं है, क्योंकि साथ में अपने वैक्सीनेशन भी इस बार है, वैक्सीन का एक पावर अपने साथ में है हम लोग के। तो हम लोग को बहुत पैनिक नहीं होना है, सुरक्षा का रखना है, अपना ख्याल रखना है, लोगों का ख्याल रखना, परिवार वालों का सोचते हुए ख्याल रखना है, बट बहुत पैनिक नहीं होना है। और मजबूती से अपने स्ट्रेंथ से सरकार भी बने रहे, हम लोग भी बने रहें। ये चूँकि बिल्कुल ये भय वाला माहौल क्रिएट हम लोग ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। डट कर के मुकाबला करना है तमाम परिस्थितियों का, ये डॉक्टर विवेक गौरव जी का मानना है। सुधांशु रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधांशु रंजन जी, आप किस रूप में देख रहे हैं दूसरे चैलेंज को, यानी कि कोरोना का जो दोहरा अटैक है, इस चैलेंज को आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग एप्रोप्रिएट बिहेव नहीं अपनाते हैं। उचित व्यवहार जो होता है इसके लिए वो हम लोग नहीं अपनाए। आपको देखना पड़ेगा और लोगों ने देखा भी है कि भारतवर्ष 3 महीना पीछे चलता है। ये कोरोना का अटैक जो भी हुआ, जैसे पिछले बार की आप याद करें दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यूरोपियन कंट्री में हुआ था, तो यहाँ पे मार्च से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। आज भी देखिए कि आज से ठीक 3 महीना पहले वहाँ फिर से दूसरा अटैक हुआ,
उसी समय हम लोग को एप्रोप्रिएट बिहेव अपना लेना चाहिए था, उचित व्यवहार करना चाहिए था, जैसे मास्क लगाना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर हरदम साथ रखना। लेकिन लोगों ने एप्रोप्रिएट बिहेव नहीं अपनाया, जिसके कारण ये दूसरी लहर इतनी तेज हुई है। तो लोगों को ये सोचना होगा कि अभी भी हम क्या कर रहे हैं। सड़क पे आए दिन देखिए कि आज से ठीक नवंबर के बाद से जब कोरोना का मरीज जीरो मिलना शुरू हुआ था, जब ग्राउंड लेवल पर बहुत जीरो था इनका मरीजों की संख्या, तो लोगों ने ये सोच लिया कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और लोगों ने खुलेआम घूमना शुरू किया बगैर मास्क के। भीड़ भाड़ वाली स्थिति वैसे ही रही और गैदरिंग करना शुरू कर दिया लोग बिना उचित व्यवहार के, बिना ये जाने हुए। अगर हम यूरोपियन कंट्री को देखते जो पिछले बार 3 महीना पहले वहाँ पर आया था, अगर उसको भी देखते कि वहाँ 3 महीना पहले, आज से ठीक 3 महीना पहले यूरोपियन कंट्री में शुरू हो गया था, तो उसी समय हम लोग अगर उचित व्यवहार करते तो आज ये परिदृश्य नहीं बनता। लेकिन एक खुशी की बात ये है कि लोगों ने इसके बीच जीना सीख लिया है। अब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोगों के पास इस तरह का मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं था। आज तो हमारे देश में रोज़ 13 लाख जांच हो रहा है, जिस दिन एक भी जांच का यहाँ पर प्रावधान नहीं था, स्थिति वैसे नहीं थी। आज 13 लाख जांच हो रहा है, 9.5 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। सेकेंड डोज की तैयारी है, सरकार के पास वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है। आज भी मेडिकल सचिव ने कहा है कि 3 लाख लगभग डोज अभी है और 3.5-4 लाख के करीब अभी शुरू चैनल में है। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह वैक्सीन मौजूद है। बस लोगों को ये करने की ज़रूरत है कि समय पर वैक्सीन ले और मास्क अपनाए जरूर। और जो भी जो है गाइडलाइन बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसको अपनाए। यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह, संजय सिंह जी, आप किस रूप में देख रहे हैं इस चैलेंज को? भारत जैसे गरीब देश में कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितनी तीव्र गति से कोरोना पर विजय पाया था भारत, वो किसी सपने में भी कोई वर्ल्ड के देश नहीं सोचा होगा कि भारत देश इतनी जल्दी अपनी तरक्की कर लेगी। कोरोना से लड़ने के लिए एक ज़बरदस्त आवरण बनाया था भारत सरकार ने, जो लगातार 3 महीने तक भारत इस कोरोना से लड़ा। और मेरा मानना है कि लॉकडाउन से भारत की स्थिति, जो विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, विकास की गति गर्त में समा जाएगी अगर दूसरा लॉकडाउन देश अगर झेलना शुरू किया तो। अब ये संजय जी, हम आपसे एक सवाल ये कर लेते हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि आपने उस कॉन्टेस्ट में बात की। अभी जो सिचुएशन है, कई लोग जो है आशंकित हैं लॉकडाउन के लिए, लेकिन एक तरफ बंगाल, असम, तमाम जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे रैलियों में जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी रैलियों में बेतहाशा भीड़ हो रही है और यहाँ पे लॉकडाउन की चिंता सता रही है लोगों को। इस माहौल को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारत सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, चुनाव करवा रही है चुनाव आयोग करवा रही है। चुनाव आयोग को कोई आपत्ति ही नहीं है, तो भारत सरकार अगर उसमें अपना दखल देगी तो लोग कहेंगे कि भारत सरकार चुनाव आयोग को दखल दे रही है। कहीं से भी ये उचित नहीं है। हाँ, लेकिन कोरोना ये नहीं देखता है कि इलेक्शन है, कि कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है, कौन विधायक जीत रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इससे कोरोना को कोई लेना देना नहीं है। इसका रिजल्ट आपको 15 दिन बाद, 2 मई के बाद आना शुरू होगा। तो इसमें हम हर भारतवासी को और बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम, पुडुचेरी के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप कहीं भी रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जो है सुरक्षित रखें खुद को, और पॉलिटिशियन के भरोसे आप ना रहें, क्योंकि आप वो अपने फ़ायदे के लिए आपको एक जगह जमा कर रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों, और ये जो परिस्थितियां हैं वो भयावह और होती चली जाएंगी। तो लेकिन ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि हर एक को जो है ख़ुद में सचेत रहने की ज़रूरत है, और जो भी जो इंटरनेशनल लेवल पे कोविड संक्रमण से को कैसे बचा जाए इसके फैलने से, तो जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं उसको फॉलो करें और तमाम लोग जो है उस पर। सर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डॉक्टर मंजर नसीम साहब से एक बार फिर। डॉक्टर साहब,
जो कोरोना संक्रमण का जो 2020 का दौर गुजरा है, उसमें तमाम तरह की पाबंदियां पूरे विश्व में हुई, हिंदुस्तान में भी देखने को मिली। 8% -8% जो है विकास दर हमारी पहुंच गई। इस बार 2021 में ये उम्मीद की जा रही थी कि करीब 12% जो है पॉजिटिव रहेगा विकास दर, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियां बन गई हैं दोहरे अटैक से, तो इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं कि कुछ आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आपके विषय पे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसी संदर्भ में है और हमें लगता है हमारा डिबेट का अगला टॉपिक हम लोग उसको भी रख सकते हैं। मैं कई बार स्कूलों के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में गया तो मैंने सवाल किया, कुछ बच्चों से एक ही सवाल किया कि बताओ कि हम लोग ज्ञान की प्राप्ति, ये जो नॉलेज के लिए हम लोग आते हैं स्कूल कॉलेजों में, क्यों आते हैं? नॉलेज किस लिए लेते हैं? ज्ञान की प्राप्ति का क्या फ़ायदा है? आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि एक भी सवाल, एक भी जवाब मुनासिब नहीं आया, एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया। तो ये जो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन किस लिए लेते हैं हम किस लिए नॉलेज लेते हैं, उसका मकसद क्या है, इस पर बात करेंगे हम, जवाब आएगा इसका आगे। तो अब हम आते हैं आपके टॉपिक पे। आपने पूछा कि इस बार क्या तैयारियां हैं, तो मैं ये बता दूं कि जो वैक्सीन्स होते हैं ये ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन्स आर नॉट ट्रीटमेंट ऑफ दिस कोविड इन्फेक्शन, ठीक है? ये आपको प्रिवेंशन देता है, प्रिवेंशन नहीं, ये आपके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मैं ये बता दूं कि ये डिजीज़ करता कैसे है। ये जो बीमारी डेवलप हो रही है लोगों के अंदर, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है वायरस, और वो सिस्टम हमारा हाइपर रिएक्ट करता है। तो एक तरह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि अगर हमारे पेशेंट्स बढ़ेंगे, हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं। रोकने का जो प्रिवेंशन का ये भाई लोग मेजर्स बताया सब लोगों ने जो अभी पैनल में है, कि सोशल या फिज़िकल डिस्टेंसिंग बेटर वर्ड है। फिज़िकल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाएं और ज़रूरी हो तो निकलें, नहीं अदरवाइज़ अपने ख्याल रखें इस बात का कि कॉन्ग्रीगेशन नहीं करें। कॉन्ग्रीगेशन कब होते हैं? शादी ब्याह में होते हैं, श्राद्ध, ये सब में। तो एक तो गवर्नमेंट ने बना दिया है कि 50 लोग जाएं श्राद्ध में, शादियों में ऐसे 250 लोग जाएं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल ये गैदरिंग हो रही है उसमें इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पर भी ध्यान लोगों का होना चाहिए कि ये वहाँ भी फॉलो हो, तो ताकि वहाँ से कोई नहीं जानता है कि वहाँ उसमें कितने लोग हैं, कितने ने वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। हाँ, ये आप नहीं कर सकते। जब हज़ारों हज़ार के लोग होंगे तो वहाँ आप कोई भी रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा। मैं कहाँ पे था अभी? इकोनॉमी पे जो है क्या असर होगा इस बार, जो खतरा है उसको? मैं बता रहा हूँ तैयारियाँ क्या होनी चाहिए हमारी तैयारियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारे हॉस्पिटल्स में डिजीज़ का लोड बढ़े तो उस वक्त हमारे पास प्रॉपर तैयारियाँ होनी चाहिए। ये पेशेंट जनरली जब सांस की बीमारी ज़्यादा होती है तो उनको वेंटिलेटर चाहिए होता है। वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, जो अभी के लिए हमारा वही प्रिपरेशन है। हम उससे वैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, वैक्सीन से आप नहीं लड़ सकते। वैक्सीन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। तो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम लोग अभी 50 लाख से ऊपर की आबादी है, और यहाँ पूरे ज़िला का जितने आईसीयू हैं अगर सबको मिला दिया जाए तो विवेक जी भी कुछ रखते होंगे इसका डाटा। 450 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स नहीं हैं, 5-7 हमारे पास हैं, जो बहुत सारे तो अभी ऑर्डर में नहीं होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। तो ये एक ज़रूरी चीज़ होगा कि हम अपने वेंटिलेशंस बढ़ाएं, वेंटिलेटर्स बढ़ाएं, हम आईसीयू बेड्स बढ़ाएं। हम वो तैयारी करें कि जब ये बेकाबू हो तो हम अपने लोगों की जान बचा सकें। तो ये बेटर होगा हमारे मतलब लोगों के लिए। तो जो पिछला तजर्बा रहा है,
उसको देखते हुए अगर ये देखा जाए कि जो है तैयारियां तो सरकारी स्तर पे भी हुई हैं, लोग भी अवेयर हुए हैं और तमाम तरह से लोग जो है दूसरे कोरोना को झेलने में या फिर इससे निजात पाने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। STV न्यूज़ पर बहस जारी है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं अंसारुल हक और आज STV न्यूज़ के इस डिबेट में बड़ी बहस में आप इस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि क्या कोरोना के दोहरे अटैक के लिए तैयार है हमारा समाज। तो इस बीच तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं। हम सुधीर अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे कि सर जो मौजूदा समय में जो सिचुएशंस बन रहे हैं, पिछले वर्ष आपने पूरे व्यवसायी वर्ग ने जो है एक बुरा दौर देखा है। तमाम दुकानें लॉकडाउन की वजह से बंद रहती थीं, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल रहा है। पिछले अपने एक्सपीरियंस को ज़रा साझा करें और इस बार किस तरह से चाहते हैं गवर्नमेंट से आप ये अपने विचार रखें। धन्यवाद। देखिए, पिछली बार जो लॉकडाउन में बंदी हुई अप्रत्याशित थी। किसी को ये भी पता नहीं था कि कैसे क्या होना है। सरकार की जैसे जैसे गाइडलाइन आई, सारे व्यवसायियों ने उसका अनुसरण किया, परेशानियां झेली। फिर भी हम व्यवसायी ऐसे हैं कि देश के साथ हैं, हर पब्लिक के साथ हैं, उनके हर सुख दुख में साथ रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसका बखूबी पालन किया और पुनः जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, व्यवसायी अपने दुकानों पर गए तो एक निश्चय के साथ गए कि हमें आगे भी अपने को अब सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये दौर कब क्या कैसे चलेगा ये किसी को पता नहीं है। जैसे आज पुनः आ गया, तो व्यवसायियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की कि भाई हम लोग हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का करें, सैनिटाइजिंग का करें, ग्राहकों से निवेदन करें और हम लोग प्रयास लगातार इस चीज़ का कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने स्टिकर भी एक प्रिंट करवाकर पूरे शहर में बंटवाया, हर दुकान पे चिपकाया, लोगों को ये बताया कि भाई आपको कैसे जीवन जीना है। हम ये संदर्भ में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन की परिस्थितियां बनती हैं, खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन होता है, तो व्यावसायिक वर्ग इसको किस रूप में देखेंगे? क्या कुछ जो है उन पर असर पड़ेगा? देखिए, ये जो लॉकडाउन की स्थिति अगर बनती है तो जैसे सबके साथ है वैसे आम व्यवसायी हैं, क्योंकि व्यवसायी भी तो इसी देश का नागरिक है, वो इससे अलग तो हो नहीं सकता। तो सरकार का जो गाइडलाइन होगी उसे व्यवसायी अनुसरण करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे। और रहा सवाल की परेशानियाँ, तो देखिए जब परेशानियाँ हर इंसान के साथ है तो हमारे साथ भी होगी, तो हमको उसको फेस करना है और अच्छे तरीके से करना है, ना कि हम कोई गलत रास्ता या व्यवहार करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यवसायी हमारे जो हैं वो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि सरकार अगर गाइडलाइन जैसी देती है वैसा मैं करूँगा और किसी भी हालत में उससे इतर नहीं जाएंगे। अब रहा सवाल कि क्या इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट तो हर कोई पर पड़ेगा, एक आम नागरिक हो या आम व्यवसायी हो। व्यवसायी है तो वो अपना देख रहा है कि भाई मेरा व्यवसाय चौपट होगा, मेरे ट्रांजैक्शंस रुकेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, मेरे स्टाफ्स हैं उनको पैसे देने हैं, या जिनके रेंटल दुकान है उनको रेंट देने हैं। ठीक है, इसको उन लोगों ने पिछले साल भी झेला है, तो उसके लिए वो लोग थोड़े मजबूत तो हो ही गए हैं निश्चित रूप से, मानसिक रूप से, और कभी भी वो देश के साथ हैं और तमाम परिस्थितियों के जो भी परिस्थितियां बनेंगी उससे निपटने के लिए सरकार के हर फैसले के साथ हैं। डॉक्टर विवेक साहब, क्या इतना आसान होगा व्यापारी वर्ग के लिए एक फिर से अगर कहीं लॉकडाउन की संभावना बनती है या लॉकडाउन होता है तो ये झेलना जो है कितना आसान होगा? आसान तो नहीं हो सकता है इस बार, क्योंकि मजबूरी बस कोई अगर सरकार करवाए तो अलग बात है, लेकिन स्वेच्छा से पूछिएगा तो ऐसी स्थिति जो कि पिछले बार जो झेला था व्यवसायियों ने,
दुकानों का किराया, जब घर बैठा के स्टाफ की सैलरी, चूँकि एक सामाजिक दबाव भी था व्यवसायियों पे, एक अच्छे व्यवसायी पे एक दबाव ये था कि चूँकि आप लोग इतना करते हैं, सर्वाइव किए, तो क्या आपने अपने कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं उठा सकते हैं। इस चक्कर में 1 महीना 2 महीना 3 महीना करते करते साल भर का चक्कर लगाइए। तो ये कोई व्यवसाय इस चीज़ के लिए तैयार तो था नहीं पहले से। लोग को लगा कि चलो ठीक है 1 महीना 2 महीने का मामला है तो वो लोग कोई भी ठीक है एडजस्ट करेंगे, मेरे कर्मचारी हैं कहाँ जाएंगे बेचारे। लेकिन इस चक्कर में बाद में कंपनियां तक भी हिल गई। छोटे छोटे, हम तो छोटे दुकानदार हैं, बाद में तो बड़ी बड़ी कंपनियां हिल गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग सड़क पर आ गए, मतलब उनकी नौकरियां चली गई। कई जो प्रभाव तो हम लोग तो शहर में हैं, इस जगह पे रहते हैं, यहाँ के खाते हुए हम लोग को बहुत इसका प्रभाव समझ में नहीं आया। लेकिन जो बाहर में, जो यहाँ से जाके बाहर काम कर रहे हैं, जो जिस या तो लेवल पे हों या फिर मतलब वो ऑफिसर लेवल पे हों, सब लोगों ने बहुत बुरी तरह से झेला इस चीज़ को। तो इस बार सरकार भी समझ रही है कि लॉकडाउन करके ये जो परिस्थितियाँ जो पिछले बार डेवलप हुई, मैंने जो सामने आया था, सरकार भी हमको लगता है उसके लिए तैयार नहीं हो पाएगी इस परिस्थिति में। क्योंकि अगर वो ऐसा करना होता तो महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़ रहा है स्ट्रेन, बहुत प्रेशर में आने के बाद भी सरकार एक नाइट कर्फ्यू तक का ही हिम्मत कर पा रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है। नाइट कर्फ्यू का मतलब एक सांकेतिक रूप से आप तैयार हो जाइए कि आपके यहाँ खतरा है, वरना नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है वो तो सब लोग समझते हैं। तो सरकार भी लोग कह रहे हैं कि दोबारा अगर महाराष्ट्र में कर्फ्यू लॉकडाउन होता है तो इसको महाराष्ट्र सहन नहीं कर पाएगा। और चूंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, तो महाराष्ट्र में जैसे स्टेट्स में, मुंबई में अगर लॉकडाउन होता है तो इसका असर पूरे देश पे होगा। लेकिन फ़िलहाल इतनी भयावह स्थिति हुई है, लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के जो चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, लेकिन बावजूद उसके लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां वहाँ बनी है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ नहीं लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब पिछले तजर्बे से सीखा जा रहा है और अभी बिहार में इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और ज़िला पदाधिकारी से अभी कुछ देर पहले जो आपने ज़िला पदाधिकारी को सुना, तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी वैसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तमाम जो दूसरे तरीके हैं उससे निपटने के लिए जो सरकार है वो तैयार है। सुधांशु रंजन जी से हम महत्वपूर्ण विचार ले लेते हैं। सुधांशु रंजन जी, अगर मान के चलिए इस तरह की संभावना अगर कुछ होती है तो क्या विकल्प बचता है कोरोना से निपटने के लिए, बाज़ार को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए? इन सब के बीच एक वैकल्पिक रास्ता आप क्या देखते हैं? पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते, चूँकि पेट्रोल पंप एक ऐसा जरिया है जहां लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, एक तरह से कहा जाए कि लोगों की गति का एक सशक्त माध्यम है पेट्रोल पंप की। एनर्जी पेट्रोल अगर नहीं रहे तो लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा। तो एक सशक्त माध्यम है। हम अपने सारे डीलर बंधुओं से कहना चाहेंगे जो इस चंपारण में लगभग 150 के करीब है, कि अपने अपने पंपों पर लोगों को सख्त हिदायत करे, सूचित करे, आग्रह करे कि ऐसा स्थिति महाराष्ट्र और तमाम स्टेट में पैदा हो रहा है, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, गुजरात हो, ऐसी स्थिति बिहार में ना आने दे। और लोगों से आग्रह करे कि कम से कम जब भी निकले घर से तो मास्क लगा के निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने बाइक पर ट्रिपल लोडिंग न रखें, गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा यात्री को न बैठाएं, ये आग्रह करें। हो सकता है कि लोग सचेत हो जाएं और इसका पालन करें, इसके भयावता को समझाएं कि डबल स्ट्रेम आया है, ये काफ़ी अब की बार का घातक है, जो सीधा सीधा हृदय पर अटैक करता है, हार्ट पर अटैक करता है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि ये सीधा अटैक करता है और इसका वायरस का काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तो लोगों से एक बार पुनः आग्रह करना चाहेंगे इस चंपारण पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते कि सारे डीलर बंधु कम से कम तमाम तरह के लोग जो आपके पास आते हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करिए कि अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति से बचनी है तो मास्क और सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही हम HTV माध्यम से सबको कहना चाहेंगे। बहुत तो ये जो है बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हम संजय जी से जान लेते हैं। संजय जी, क्या सामाजिक के जो हमारा परिवेश है उसमें आपको लगता है कि लोग इतनी आसानी से मास्क का प्रयोग करने लगेंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे? सरकार के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का भी दायित्व बनता है कि कोरोना वायरस जो है ख़तरनाक वायरस है। जैसे हमने 2020 में हम लोगों ने कैंपेन किया था, हम लोग की एक संस्था है ग्रीन एंड क्लीन
उस संस्था के तरफ से हम लोगों ने लगातार 3 महीने तक मोतिहारी शहर को सैनिटाइज किया था। उसी तर्ज पे हम लोग चाहेंगे कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए कि भाई मास्क पहन के चलिए, शारीरिक दूरी को बना के रखिए और सैनिटाइज़र का उपयोग हमेशा कीजिए। कहीं से भी घूम फिर कर आएँ तो सैनिटाइजेशन का उपयोग ज़रूर करें। और भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है टीकाकरण, उसको जो है 45 साल से ऊपर के लोगों को, चाहे उसको किसी भी तरह की बीमारी हो, टीका ले, ज़रूर ले, यही मेरा निवेदन है। टीका लें और ज़रूर लें और तमाम प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन ये जो अगर लोग कैजुअल हो रहे हैं, अगर जो है किन्हीं वजहों से जो परिस्थितियाँ लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं और लोग जो है एक तरह से आजीज़ आ गए हैं इस तरह के हालात को झेल करके, तो क्या जो है लोगों की मानसिकता इतनी परिपक्व हो गई है कि इन तमाम चीज़ों का पालन वे स्वेच्छा से कर लें? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम डॉक्टर मंजर नसीम साहब से जानना चाहेंगे कि सर, लोग अगर कैजुअल होते हैं और ये जो मौजूदा समय में जिस तरह की जीवन शैली व्यतीत कर रहे हैं, दोहरा अटैक ख़तरनाक है, ज़्यादा तीव्र है, लेकिन बावजूद इसका लोगों के जीवन शैली पे कोई प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा है। यह कितना ख़तरनाक होगा और क्या जो है आगे जो है किस तरह का माहौल और बनेगा? देखिए मैं तो देखता हूँ कि जो अवेयरनेस है लोगों में बहुत कम है। हम लोग जब पेशेंट आता है उसको पर्ची के साथ 2 मास्क देते हैं, वो घर से वो लेके नहीं चला है। और ये एक तरह से हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि देखो ऐसे करो, मास्क लगा के रहो, और फिजिकल डिस्टेंसिंग करो। ये सब बचाव के लिए ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी को, इसको फैलने से रोका जाए। एक बार जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो उसको कंट्रोल करना, कंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, स्पेशली बिहार का। और हम बहुत अभी का सिनेरियो ये है कि आप मोतिहारी में हैं, पटने का सारा हॉस्पिटल्स अभी फुल चल रहे हैं। बड़े जितने हॉस्पिटल्स हैं पटना में, जितने आईसीयू बेड्स हैं सभी फुल हैं। अब इसके बाद, जबकि यहाँ पे अभी डिजीज़ का इंसिडेंस 1500 पर डे है। ये अगर 15,000 25,000 पर डे हो गया तो फिर क्या हालत होगा, एक कैओस हो जाएगा। तो इसलिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम बेहतर है कि हम प्रिवेंशन करें। हम लोगों से भी यही आग्रह करेंगे कि आप लोग जो बचाव के तरीके हैं इसका ख्याल रखें। बिला वजह गैदरिंग नहीं करें, बिला वजह जहाँ ज़रूरत नहीं है जमा होने का वो नहीं करें। और जहाँ तक हो सके फॉलो करें ताकि इसको बढ़ने से रोका जाए। सर, प्रिवेंशन की बार बार बात आ रही है। अभी हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो करीब 7-8 करोड़ लोगों को ही टीका लगा है और अभी रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं मौजूदा समय में। करीब 1,26,000 30,000 इस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं पॉजिटिव मरीजों के, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ऐसे में टीकाकरण भी जो है अभी 45 से ऊपर वाले को दिया जा रहा है। लेकिन मौजूदा जो दोहरा अटैक है इसमें जो 18 से 40 आयु वर्ग के लोग हैं उनमें ज़्यादा इस बार का कोरोना जो है फैलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में प्रिवेंशन के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो है इम्यून हर्ड वाली बात जो होती है तो उसका फ़ायदा जो है दोहरे अटैक में होगा? हर्ड इम्यूनिटी, देखिए एक हर्ड इम्यूनिटी का बात आपने किया, ये यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन आया है ये एक म्यूटेंट स्ट्रेन है और ये टोटली उससे डिफरेंट है। ये बायोमोलिकुलर लेवल का ये बात है जो जल्दी समझ में नहीं आएगा कि जो पहला वायरस था उसका अलग इन्वेलप था, प्रोटीन इन्वेलप और सब चीज़, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बने हैं और हम लोगों ने एक वैक्सीन बनाया है वो उसके खिलाफ काम करेगा। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है P1 P2 और भी है, तो ये कुछ म्यूटेंट हो गए हैं और ये उस वैक्सीन को
कटाव करके ये बढ़ते जाएंगे। हमें ये लगता है कि ये वैक्सीन जो लग रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें आगे भी और काम करना होगा। इस स्ट्रेन के लिए भी आगे रिसर्च करने होंगे और इस पर फर्दर अभी काम करने की ज़रूरत है। ये तो एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होगा, लेकिन इमीडिएट प्लानिंग का जो मैंने अभी कहा था कि हम अपने कैपेसिटी बढ़ाएं, हम अपने डिजीज़ का जो बर्डन बढ़ेगा तो हम उससे लड़ने के लिए अपने कैपेसिटी बढ़ाएं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद बढ़ाएं, आईसीयू बेड्स बढ़ाएं, ताकि हम अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकें। पिछले 1 साल का लंबा वक्त कोरोना की वजह से हमने देखा है, तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए तैयार है कि दोहरे अटैक को आसानी से झेल ले? नहीं, मैं समझता हूँ कि हम लोग थोड़े से अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में से एक आते हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात ये सारे ज़्यादा डेवलप्ड थे, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है। तो जब हमारा जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उनसे बहुत पीछे हैं। अभी हम ये समझिए कि 25 साल पीछे चल रहे हैं हम लोग, गुजरात, महाराष्ट्र और वो सब केरल से। तो हम पर अगर उस तरह का लोड पड़ेगा तो हम लोग बहुत मुश्किल होगा संभालना सिचुएशंस को। ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगा और अभी हम लोगों को अथॉरिटीज़ को और सिविक बॉडी सबको इस पर सोचना होगा। और मैं ये आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अवेयरनेस इस डिबेट के ज़रिए सबकी बातें लोगों तक पहुँचाई। सब अपने अपने फील्ड की बात रख रहे हैं और लोगों के अंदर ये एक अवेयरनेस जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस तरह का प्रोग्राम डिबेट्स कराते रहें। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जी जी बिल्कुल सर, और ये लगातार हमारी ये कोशिश रही है कि अपने कार्यक्रमों के ज़रिए लोगों को जागरूक करें, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं ये तो अब जो फिगर आएंगे, जो ये दोहरा अटैक है उसका जो कंडीशन होगा, उन हालातों को बयां कर जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुधीर अग्रवाल जी, आप ये बताएं कि अगर जो है खुदा न खास्ता जो परिस्थितियां मौजूदा बनी हैं उसमें जो है कोरोना वायरस के लिए लोग ज़रा सा भी, आप मार्केट में हैं, व्यवसायी वर्ग से आते हैं, आप देखते होंगे कि ज़रा सा भी लोग इस केयरलेस हो चुके हैं। तो इस तरह के अगर हालात बनते हैं तो क्या लगता है आपको कि कितनी गंभीर परिस्थिति बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमने आपके माध्यम से सबों से अनुरोध किया है कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मास्क लगाएं। लेकिन मैं इसके साथ ही जिला प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि वो लोग कड़ाई से लोगों को इसकी सीख दें। हर चौक चौराहे पे, चाय पान की दुकानों पे जिस तरह की भीड़ लगी रह रही है, लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारा दायित्व है कि उन लोगों को समझाएं कि आप लोग इस गंभीरता को, इस बीमारी की गंभीरता को समझें। और अगर हम प्रेम से नहीं समझते हैं तो जिला प्रशासन के पास उसका और भी उपाय है। मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन इसके लिए पूरी कड़ाई से इस चीज़ को लागू करे कि कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं हो। देखिए, धारा 144 लगती है तो होता है ना कि 4 आदमी से ज़्यादा कहीं भी नहीं रह सकते हैं। आज उससे भी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, 44 की ज़रूरत है। यहाँ पे बेवजह हम चाय की दुकानों पर जो खड़े रहते हैं, मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग घर में चाय पिएं, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी चाय मिलेगी। लेकिन बाज़ारों में भीड़ ना लगाएं, कारों में भीड़ ना लगाएं। और प्रशासन को भी चाहिए कि जो है एक जो है थोड़ा इस पे जो है सख्त होने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर विवेक साहब, इतनी सख्ती, इतनी पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना एक चुनाव ही करा दिया जाए? कोरोना भाग जाएगा नहीं। देखिए, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि बहुत पैनिक हम लोग को नहीं होना है। मैं इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सतर्कता तो खैर बरतनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत घबराहट में कई चीज़ें लीक से अलग हट जाती हैं। देखिए, 2 चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है। साल भर का जो अनुभव रहा सरकार का, पब्लिक का, इस अनुभव में और इसकी तैयारियों के मद्देनज़र में सरकार ने कई तैयारियां की, चाहे हम लोगों ने देखा भी। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने बहुत तैयारियां की। डॉक्टर साहब ने बताया कि आज मोतिहारी में कितने वेंटिलेटर्स हैं,
बहुत समय पहले की बात नहीं है, करीब 3-4 साल 5 साल पहले गिनती के 1-2 या 3 वेंटिलेटर हुआ करते थे। आज वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ी है, सरकार के कॉलेज हॉस्पिटल्स में भी बढ़े हैं। N95 मास्क पहले नहीं हुआ करता था, कोई जानता नहीं था, वो आया। PPE किट्स कोई नहीं जानता था, वो आया। बहुत कुछ मेडिकल फील्ड में डेवलप हुआ, वो इलस्टेट होने के वजह से बिहार में भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि जो हम लोग की जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो पर पर्सन डॉक्टर्स की संख्या या फिर ट्रेंड स्टाफ की संख्या, वेंटिलेटर हम लोग कई बढ़ा लिए हैं पहले से ही अभाव। नहीं, वेंटिलेटर तो कई बढ़ा लिए हैं हम लोग, और भी बढ़ा लेंगे, हम लोग पैसे से खरीद लेंगे, सक्षम हॉस्पिटल से खरीद लेंगे, बट उनके ट्रेंड स्टाफ कहाँ से लाएंगे? वो डॉक्टर से उतनी संख्या में कहाँ से लाएंगे जो इतने लोगों को एंटरटेन करेंगे? तो एक ये चीज़ भी ये चीज़ सोचने वाली बात है कि मतलब आप ऐसे लेवल पे ना पहुंच जाएं कि आपको हॉस्पिटल में भेजना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद आपने देखी स्थिति यहाँ कैसी रही है पिछले से। मशीन खुद से इलाज नहीं करता है, कोई भी इक्विपमेंट्स खुद से इलाज नहीं करता है, उसके लिए ट्रेंड पर्सन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जिनकी संख्या अपना भारत देश है, पूरे देश भर में हमारा जो औसत है विश्व के कई देशों से काफ़ी पीछे है पर पर्सन डॉक्टर्स के हिसाब से। ये सडनली होल नाइट में बदलने वाला सिनेरियो नहीं है, इसमें समय लगना है। तो ये सोचते हुए कि हाँ सिर्फ मशीन के भरोसे या फिर उन चीज़ों के भरोसे हम लोग मजबूत तो हुए हैं, लेकिन अपना सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में रखें ताकि हम लोग को उस नौबत पर नहीं पहुंच सकें कि हम लोग को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े। जैसे डॉक्टर ने बताया कि आज पटना में स्थिति हॉस्पिटल ऐसी आई हुई है कि हॉस्पिटल फुल है, तो फिर अब आगे क्या होगा? फिर अगर ऐसी परिस्थितियाँ बढ़ेंगी, चूँकि अभी तो ऐसी परिस्थितियाँ बिहार में नहीं है इत्तेफाक से, इसकी तैयारी हम लोग को रखनी है, लेकिन फिर भी पैनिक नहीं करना है। तैयारियाँ इसलिए ध्यान में रखनी है कि हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि स्थिति ऐसी पहुँच जाए हम लोग। पैनिक नहीं होना है, लेकिन तैयारियां रखनी है। सुधांशु रंजन जी, आप क्या समझते हैं? आदमी जो है, जो मास है, जो हमारा समाज है, वो सरकार के भरोसे रहे, प्रशासन के भरोसे रहे, खुद जागरूक हो, या इलेक्शन कमीशन या चुनाव के भरोसे? इस पर दो बात हम कहना चाहेंगे। एक व्यवसायी होने के नाते कहना चाहेंगे और एक सामाजिक संगठन में अपनी सहभागिता, जिसे ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष होने के कारण चूँकि समाज के बीच में हम रहते थे, समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे। पहले समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि पिछली बार हम लोगों ने देखे कि अर्बन एरिया में ज़्यादा ये बीमारी फैला था, जो भी कोविड-19 का रिएक्शन था अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा था, इससे रूरल एरिया अछूता था। लेकिन इस बार का जो देख रहे हैं, ये रूरल एरिया में भी उसी तरह से अपना इम्पैक्ट फैलाए हुए है जिस तरह से अर्बन एरिया में है। तो ये कहने की बात है और लोगों को सोचने की भी बात है कि अब अर्बन और रूरल में कोई फ़र्क नहीं है इस बीमारी का अब। और खुदा न खास्ते जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है गाड़ियों में, और बाहर के लोग जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल बात में हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से पलायन कर रहे हैं वो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर भगवान न करे वहाँ पर कुछ इस तरह का सिनारियो बनता है तो बड़ा अजब स्थिति आएगी। और दूसरा बात, एक व्यवसायी होने के नाते हम कहना चाहेंगे लोगों से कि कोविड-19 में डिजिटल पेमेंट का लेन देन काफ़ी बढ़ा है। तो मैं एक बात का उन लोगों को आग्रह करना चाहूँगा जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे व्यवसायी हो चाहे ग्राहक हो, कि आप डिजिटल पेमेंट करते हैं अपने कार्ड से, तो पीछे में CVV होता है जो 3 नंबर का होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू उसको बोलते हैं, CVV। वो नंबर किसी को पास आउट ना करे। कई बार लोग OTP लेने के चक्कर में कि हमारे मोबाइल, घर वाले के पास जो मोबाइल है उस पर OTP आएगा, तो CVV 3 नंबर को यूज करके और उसमें OTP का ऑप्शन समाप्त हो जाता है और कार्ड से लेन देन करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये गलती न दोहराएं। वो CVV जो है वो आपके कार्ड का मूल चीज़ है, जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, उससे आपका पूरा का पूरा खाता खाली हो सकता है बगैर OTP के। इसलिए जब भी लेन देन करें तो OTP के माध्यम से ही करें, ऑप्शन चुनें OTP के माध्यम से। ये हम तमाम व्यवसायी और ग्राहकों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। वैसे आपका CVV नंबर क्या है? सॉरी सर। तो ये जो है तमाम परिस्थितियां हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने साझा की इस दौरान की, जो है क्या कुछ जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आज के इस डिबेट में हमने ये चर्चा करने की कोशिश की कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना के दोहरे अटैक को देखते हुए और पिछला जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए हमें
अपने फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना है, क्या हमारा बाज़ार इस तरह के लिए, इस तमाम सिचुएशन के लिए तैयार है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया STV न्यूज़ के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।